क्या करते थे तुम्हारे पिताजी? मेरे पिताजी एक लिटार फौजी थे। रिटायर्ड फौजी? हाँ साहब। फौजी का मतलब समझते हो? ईमानदारी का दूसरा नाम होता है फौजी, जो अपने देश के लिए, अपने सरहद के लिए मर मिटना जानता है, पर किसी के सामने कभी सर नहीं झुकाता है। ऐसे शख्स को कहते हैं देशभक्त। एक फौजी के बेटे होकर के हवेली में घुसकर चोरियां करते हो, बाप का नाम बदनाम करते हो, तुमको शर्म नहीं आई? मैंने चोरी नहीं की है। देखो संजय, सच्चाई से हमें बहुत लगाव है। सही सही बताओ, तुम्हारे घर से एक नाल बंदूक और 50,000 रुपए हमारे स्टाफ के लोगों ने बरामद किया, सच है गलत है? सही सही बताना। साहब ये सच है कि मेरे घर से एक नाल लाइसेंसी बंदूक और 50,000 रुपए बरामद हुए। एक तरफ तुम कह रहे हो कि हमने कोई चोरी नहीं की है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि हाँ हमारे घर से सामान बरामद हुआ है। लेकिन तो इसका मतलब है कि ठाकुर की हवेली में तुमने चोरी की है? मैंने चोरी नहीं तो की चोरी नहीं की तो तुम्हारे घर में सामान कहाँ से आया? वो सामान कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन मैं कहता हूँ सर, मैंने चोरी नहीं की। मेरा देखा सर, बाप था देश का रक्षक, उसी बाप का बेटा देश का भक्षक। आधा घंटा करती हमारे रिमांड में दिए, सारा सब कबूल करे। तू कौन होता है रिमांड पे लेने वाला? हमारे पैर मत पकड़ो, हम हैं कानून वाले, हमारे कानून को सबूत चाहिए, गवाह। अब सबूत तो यह है कि तुम्हारे घर से सामान बरामद हुआ है, असली सबूत वही है, और गवाह हमारे स्टाफ के लोग हैं जिन्होंने सामान बरामद किया है। बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? हमारे बस में सिर्फ इतना है कि तुम्हें 24 घंटे पुलिस कस्टडी में रखेंगे, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। 24 घंटे के अंदर अगर तुम्हारा कोई दोस्त या कोई भी हमदर्द जमानत के लिए आता है तो यहीं से तुम्हारी जमानत मंजूर करके तुम्हें छोड़ भी सकते हैं, वो भी अपने रिस्क पर। और अगर कोई नहीं आया तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, फिर तो तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ साहब कि आज मेरी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं, मेरी आवाज सुनने के लिए कोई नहीं, क्योंकि एक बेगुनाह संजय आज चोरी के इल्जाम में फंसा दिया गया। किसी ने सच ही कहा है, जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। इस संसार में सब मुसीबत आती है इंसान के ऊपर तो दूसरा इंसान मुंह फेर लेता है, यही दस्तूर है दुनिया का। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। और ये आगे काशिम भाईजान गोपालपुर के रहने वाले हैं। ये भाई संजय की जमात के लिए 10 रुपया दे रहे हैं। कलम मन बहुत शुक्रिया। कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, बन को गए दोनों भाई। राम गए थे, लखन गए थे, संग में गई सीता माई। हेलो स्टाफ। और ये आगे राम भवन भाई साहब फ्रॉक रहने वाले हैं। ये 20 रुपया बाबा जी के कुल पे दे रहे हैं। और ये आगे उस्मान अली भाई साहब गोपालपुर के रहने वाले हैं। ये भाई संजय की जमानत के लिए 10 रुपया दे रहे हैं। और हवलदार साहब उनका मिलवो न करे तो मोचे सर सुखाल ले। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे,
में हरण हुआ सीता का। हेलो, और ये आगे अरविंद खजूरी और सिकंदर भाई साहब खजूरी, ये 10-10 रुपए भाई संजय भैया की रिहाई के लिए 50 के नोट से शुक्रिया धन्यवाद। वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। हेलो स्टाफ, यागे साहिल भाई साहब कमोली के रहने वाले हैं। ये भाई संजय की जमानत के लिए 10 रुपया दे रहे और बड़े साहब से कह रहे हैं कि इनका निर्दोष है, छोड़ दो। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, आस जाई बिके भाई, रोहिदास को 10 सल्प ने रोती थी उसकी माई। हेलो, और ये 10 रुपए का पुरस्कार दिया है हमारे भाई साहब ने। कहना है कि इंस्पेक्टर साहब से बता दो इनका मरिहन ने इनका बाहर मारा। हेलो, यागे लाला भाई साहब मसूदपुर के रहने वाले हैं। कि भाई संजय की जमानत के लिए 10 रुपया दे रहे और हवलदार साहब उनका सवेरे मिलबो न करे थे, तुमका टांगे लो। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, आस जाई बिके भाई, रोहिदास को 10 सल्प ने रोती थी उसकी माई। हेलो, और फिर गोपालपुर के रहने वाले ये भाई भैया की रिहाई के लिए 10 रुपए का पुरस्कार शुक्रिया धन्यवाद। हेलो स्टाफ, ये आगे भैया हमारे खजूरी के रहने वाले हैं। ये भाई संजय की जमानत के लिए 10 रुपया दे रहे और हवलदार जाओ तुम मरिए तो तुम्हें कहूंगा धुएं। उसी समय रोहित के प्राण को, उसी समय रोहित के प्राण को बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर कछ भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। आप आगे सफीद चन्हन लखनऊ आपकी तरफ से 20 रुपए भाई के जमानत के लिए मिले हैं, शुक्रिया धन्यवाद। और ये आगे देशराज भाई साहब पुरवा के रहने वाले हैं, गोपालपुर पुरवा के रहने वाले हैं। ये भाई 20 रुपया बाबा जी के कुल में दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय, हम तुम्हारे दिल के दर्द को समझ रहे हैं। अब तुम चोर हो या नहीं, चोरी की है या नहीं की है, ये तो मैं नहीं जानता। तुम्हारे केस का फैसला अदालत कर सकते हैं, मेरे बस में कुछ नहीं है। जितना तुम मजबूर हो उससे कहीं ज़्यादा मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी निर्दोष पकड़कर हमारे हाथों से कानून के हवाले कर दिया जाए, उससे सजा हो जाए। लेकिन हमारे हाथ कानून से बंधे हुए। हवलदार, ले जाओ संजय को लाकर में डाल दो। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक विनती करता हूँ आपसे, एक बार मेरे घर चले जाना। मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है, मेरी माँ से जाकर इतना कहना, माँ से कहना कि तुम्हारा बेटा बहुत जल्द आ जाएगा। हमारी माँ से ये मत कहना कि तुम्हारे बेटे को सजा हो गई, वरना मेरी माँ मर जाएगी साहब। चोरी करने से पहले ये नहीं सोचा था कि हमारी बूढ़ी माँ और जवान बहन का क्या होगा। अरे वाह सब वाह, एक चोर के आंखों में आंसू देख करके आपके आंखों में आंसू छलकने लगे। रज्जे सिंह,
शायद तुम आंसुओं की परिभाषा नहीं समझते हो। समझता हूं। ये अगर चोर दिल है। इतना कोमल हो तो भी पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहिए। चुपचाप मंदिर में जा करके और आसीन लगा करके बैठ जाना चाहिए। राम नाम का जाप करना चाहिए, घंटा बजाना चाहिए। मैं भी कभी कभी यही सोचता हूँ रंजीत सिंह कि हमारे जैसे शख्स को ये पुलिस जैसी घटिया नौकरी नहीं करना चाहिए। सब कुछ जानते हुए भी अगर किसी निर्दोष को इंसाफ न दिलवा सके तो लानत है ऐसी वर्दी को। लेकिन क्या संजय की आंख के आंसू को देखकर तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि संजय कहीं निर्दोष तो नहीं है, वो किसी साजिश के तहत तो नहीं फंसाया जा रहा है? क्योंकि रंजीत सिंह शायद तुम ये नहीं जानते हो, जब आदमी हद से ज्यादा मजबूर हो जाता है और उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है तो सिर्फ उसके आंसू बोलते हैं, आंसू। और सामान उसके मकान से बरामद हुआ, ये गलत है? नहीं, ये कौन कहता कि गलत है? ये सही, उसके घर से सामान बरामद किया गया है तो कानून की नजरों में वो मुलजिम है। अगर हम दोनों के लगा आप जाते उसके घर में सामान बरामद तो आप क्या करते? तहजीब से बोलना सीख, मैं तेरा सीनियर हूँ। मैं भी वही करता जो तुम लोगों ने किया। ये हिजड़ों की तरह हाथ मत मटकाओ मेरे सामने। मैं किसी दूसरे किस्म का हूँ। हमारा माइंड जब घूमता है ना तो फिर हमारी जुबान नहीं बोलती है। सही कह रहा है सर। अरे एक मुजरिम आपके सामने और फिर उसकी बातों को देख करके आप उसके हौसले बुलंद कर रहे हैं। नहीं रंजीत सिंह, ये तुम्हारी सोच है, सिर्फ ये तुम्हारी सोच है। तुम ऐसा जो सोच रहे हो, मैं किसी मुलजिम को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हमारे समाज के न जाने कितने निर्दोष लोग, शरीफ लोग, गरीब लोग वर्दी वालों के कारनामों के जरिए पकड़कर कानून के हवाले कर दिए जाते हैं। और जब हमारे कानून से उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो छूटने के बाद उठा लेते हैं हाथ में बंदूक और चले जाते हैं क्राइम की दुनिया में और बन जाते हैं चोर डकैत। ये शरीफ लोगों को चोर डकैत बनाने वाला कौन है? ये हमारे हिंदुस्तान का पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस कभी कंट्रोल में नहीं होती, जब उसे कोई सूचना मिलती है तभी मौके पर पहुंचती है। चलो कोई बात नहीं है। ये संजय घर की तलाशी किसने ली थी? हमारे कहने के मुताबिक शुक्ला ने। क्या होगा? बताओ साहब। संजय घर पहुंचे तो सबसे पहले तुमने क्या किया? साहब जब उसके दरवाजा ठोके तो बहुत देर तक खोली नहीं, और खोली तो चौक गए। एक बरामदा था, वही बरामदा में उसकी माँ, उसकी बहन और ये खड़े थे। साहब कहने लगे तुमने एक लाइसेंसी बंदूक 50,000 रुपया चुरा के लाया। रोने लगा, बवाल करने लगा। उसकी माँ कहने मेरा बेटा साहब बोले उसके मकान की तलाशी लो। वही बरामदक साहब ने कमरा रहता, हाथ से घुसे नहीं कमरा में, बिस्तर पलटा, देखा अगला लाइसेंसी बंदूक 50,000 रखा। लाल साहब को बोले लगा। संजय घर में कमरे कितने थे? 2 थे। 2 कमरे थे, लेकिन तुम सीधा उसी कमरे में गए जिस कमरे में बिस्तर लगा हुआ था और बिस्तर के नीचे एक नागल बंदूक और 50,000 रुपए रखे हुए। जी सर। तो तुम्हारे बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले से पता था कि संजय घर में फला कमरा है, कमरे में बंदूक और 50,000 का कैश रखा हुआ है, इसीलिए सीधा। नहीं ये बात नहीं। बात सुनो, मेरी बात सुनो। पहले इधर उधर हकलाओ मत। मैं तुम्हारे ऊपर कोई क्लेम नहीं लगा, मैं असलियत जानना चाहता हूँ इस केस की असलियत क्या है। देखो तुम बीवी बच्चे वाले हो ना? हाँ साहब 4 बच्चे हैं। एक कहावत सुना तुमने? नहीं सर सुना तो। कभी कभी माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। जो बयान संजय खिलाफ तुम यहाँ दे रहे हो, यही बयान तुमको कोर्ट में देना पड़ेगा और तुम्हारे ही बयान से संजय को सजा भी हो सकती है। और अगर वो निर्दोष है, उसे सजा हो गई तो घर में उसकी बूढ़ी माँ और जवान बहन वो जीवन भर तुम्हें बददुआएं देंगी और उनकी बददुआएं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का तब तक पीछा करती रहेंगी जब तक तुम और तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि संजय खिलाफ कोर्ट में तुम किस तरह के बयान दोगे, क्योंकि सामान तुमने बरामद किया, मुलजिम तुम लेकर आया हो। नहीं साहब मैं क्यों गलत बयान दूंगा? आपके सामने को कोर्ट में कहूँगा। कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। रंजीत सिंह, मैं अपने हल्के पर जा रहा हूँ। हमारे हल्के में 2 भाइयों का मैटर है, लाखों को प्रॉपर्टी का मामला है, तो आपस में लड़ रहे हैं। हम सोचते हैं कि जाकर के सारा मामला सॉल्व करवा दें। अरे सर, हम और शुक्ला वहां चले जाएं और जा करके वहीं पर उसको सुलटा दें। नहीं नहीं, अब सारी जिम्मेदारी जो हम आपको ही दे देंगे तो फिर हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। मैं खुद जाकर सॉल्व करूंगा मसला। और सुनो, हाँ रंजीत सिंह, अगर उसका कोई जमानत आ रहा है तो उसकी जमानत मंजूर करके उसको छोड़ देना। जब आता है कोई फिर देखता हूँ। और अगर जमानतदार नहीं आता है तो उसकी चार्जशीट बना देना, चालान काट देना, उसे जेल भिजवा देना। 4 सीट तो उसकी अब मैं बनाऊंगा अच्छी तरह से। और ये भाई 20 रुपए का पुरस्कार संजय भैया की जमानत के लिए आ रहा था। कहना था कि क्या ये लोग घूस खा रहे हैं,
उसकी जमानत हो जाए। आपसे कह रहे हैं शुक्ला जी। कहो हवलदार, जी सर। संजय को मारना पीटना नहीं, ठीक है सर। उससे हमें कोई हमदर्दी नहीं है। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते कह रहा हूँ। ठीक है सर। नहीं समय पर मालूम। उसको खाना दे देना, ठीक? मैं चलता हाँ, हूँ। समय आएगा मुर्गा साले को मिला के खिला दूंगा। क्या कहा? सर आप ऐसा कह रहे कोई हम लोग जल्लाद है, और समय आएगा तो कहो खाना खिलाओ, ना कहो अपने पैसों से मुर्गा खिला दूंगा। मुर्गा तुम भोसड़ी वाले क्या खिलाओगे उसको? 10-10 रुपयों के लिए भिखारियों की तरह हाथ फैलाते रहते हो। होटल में जाते हो, डेली चाय पीते हो बैठकर, और चाय पीकर चले जाते हो, चाय वाले के पैसे नहीं देते हो। 3 महीने हो गए कपड़े वाले की दुकान से कपड़े लेकर आए थे, उसके पैसे नहीं दिए। पिछले त्योहार में जूते वाले की दुकान से जूते लेकर आए थे, उनके पैसे नहीं दिए। सारे लोग हमारे पास आकर कहते हैं कि साहब हवलदार से पैसे दिलवा दो, पैसे मांगता हूँ तो गाली देते हैं। तुमको शर्म तो आती नहीं ऐसा करते हुए? हमको डांट सकते, होटल वाले को नहीं कह सकते। क्या? 50 ग्राम दूध में सारा 200 ग्राम पानी मिलाता है। तो पानी मिलाकर पिलाया ना, जहर तो नहीं पिलाया तुम्हें? कपड़े वाले से कपड़ा लेके 1 महीना नहीं चला, भसट गया। तो क्या अंधे थे, क्या देकर लेकर आए थे? जूते वाले से जूता लेके यार मतलब सारा चमड़े का वो रेक छीन कर निकल गया। 1 महीना में मोबाइल दी। भोसड़ी वाले बकवास करते जा रहे हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, जिन जिन लोगों का पैसा बाकी है आज जाकर दे देना। अगर तुम्हारी दोबारा शिकायत हम तक पहुंची तो तुम अच्छी तरह से हमको जानते हो, 1 मिनट में राइट टाइम कर दूंगा। माता चोट कहीं के बकवास करते हो, बदनाम करवाते हो हमारे स्टाफ को, बदनामी करवाते हो हमारी, कि वहां के अफसर इस तरह के हैं और उनके स्टाफ के लोग ऐसे हैं। कुत्ता साला माता चोट कहीं का। मेरी बात काल खोल कर सुन ले। वो बाल में खाल निकालता था रहे और तुम साले मेरी बात सुन। लड़का बच्चा मसला आएगा, सोचा करो लड़का के पोली हो जाए तो जिंदगी में हगावे तो जाए पड़े। अगर ईमानदारी का झंडा लहराना है तो उस राम सिंह राजपूत के साथ जाओ। अगर नोट कमाना है तो हमारे साथ रहो, क्योंकि अब खटिया खड़ी करूंगा संविधान की, परवाह है अपने जान की। नौकरी रहे सलामत, आबरू लूटूंगा हिंदुस्तान। माँ, अभी तक भैया छूट गया कि नहीं? सही तो मैं सोचते हूँ। अब पाकिस्तान को तारावतिया, हाँ ठाकुर साहब। तूने अपने बेटे को मेरी हवेली पर भेजा था हाँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, हाँ। लेकिन तेरे बेटे ने मुझसे बगावत की है, बगावत। नहीं नहीं, और मैंने उसे ऐसी जगह भिजवा दिया हूँ कि साला जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा लेकिन बाहर नहीं आ सकता। तो तारावती मेरी दुश्मनी का देख लिया है। तारावती मेरी दुश्मनी का देख लिया है खेल, करके दुश्मनी मुझसे वो साला पहुंच गया है। मैं तुम दोनों का संकर कर में जीना हराम। मुझसे चला नहीं जाता है माँ, मुझसे चला नहीं जाता है। भूख ने मारा मुझे, प्यास से बेजान भूख ने मारा मुझे, प्यास से बेजान हूँ।
भैया, मेरी माँ को पानी दे दीजिए। मेरी माँ मर जाएगी, मेरी माँ मर जाएगी। माँ, हे माँ, नहीं! कौन रूपा? अरे तू रो रही है? तेरी माँ को क्या हुआ? मेरी माँ मर गई। तेरी माँ मर गई है? जी हाँ।